नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी आवाज पहुंच रही होगी। अगर आवाज पहुंच रही है तो प्लीज मुझे मैसेज करके जरूर बताएं। महीने का पहला दिन 1 सितंबर और बेहतरीन अगस्त के जाने के बाद आज ये पहला दिन सितंबर आपके स्वागत के लिए तैयार है। सितंबर के ये 30 दिन आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरीन चैप्टर्स, कुछ बेहतरीन इवेंट्स, कुछ बेहतरीन चीजें लेकर के आएंगे जो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। और इसी की शुरुआत करते हुए आज के दिन एक बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ अगेन एसएचपीएल की सारी मैनेजमेंट टीम के द्वारा आज की ये ट्रेनिंग लाई गई है, जो कि एक बेहतरीन शुरुआत होगी महीने के पहली तारीख को। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ? अगर तैयार है तो जल्दी से मैसेज करिए। मैं आज के प्रेजेंटर को जल्दी से बुलाऊंगा। अगर आप लोग रेडी है तो प्लीज मुझे अपने हाथ हवा में वेव करते हुए बताइए। और जितने लोग यहाँ पर आज हैं, अपने साथियों को भी बुला लीजिए, क्योंकि यहाँ पर है 68 है। तो मैं चाहूंगा अपने साथियों को भी ये लिंक भेजिए। जितनी जल्दी आप ये लिंक भेज सकते हैं उतनी जल्दी लोग यहाँ पे जुड़ेंगे। और उनका कुछ नहीं जाना है, सिर्फ उनको आना ही आना है, क्योंकि बहुत सारी ज्ञान की बातें आज आपको मिलने वाली है। मेरे अपलाइन जो मेरे गुरु थे हमेशा कहते थे, जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मेरे अपलाइन, मेरे गुरु हमेशा ये कहते थे कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, तो सबसे पहले किसान के पास जाना। आपको पता है ऐसा क्यों कहते थे वो? कोई मुझे जवाब देगा कि ऐसा क्यों कहते थे कि किसान के पास जाना, कोई भी परेशानी हो तो तुम सबसे पहले किसान के पास जाना? कोई मुझे जवाब देगा कि ऐसा क्यों कहते थे वो? जल्दी से मुझे बताएं कि कभी भी कोई परेशानी हो तो सबसे पहले किसान के पास क्यों जाना चाहिए? मेरी आवाज अगर आपको पहुंच रही है तो प्लीज मुझे जवाब दें। ओके, चलिए मैं खुद ही जवाब दे देता हूं। आप लोग शायद शांत हैं आज। तो किसान के पास जाने के लिए क्यों बोलते थे? वो इसलिए बोलते थे क्योंकि किसान के पास एक बेहतरीन हथियार होता है, इसको कहते हैं हल। तो किसान के पास किसी भी चीज का हल है। हल आपको पता है क्या होता है? आज हम सारी बातें किसानों के ऊपर करेंगे। खेती खेती प्रधान देश है हमारा, और खेती बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बेहतरीन और अच्छी हो। आज की तारीख में अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में और बहुत सारी बीमारियां किस कारण से आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी खेती खराब होने के कारण आ रही है। तो उस खेती को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने खेतों को और केमिकल फ्री कैसे बना सकते हैं, कैसे हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, और किस तरीके से इस खेती के साथ अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसएचपीएल सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए काम कर रहा है। और पूरे देश को स्वस्थ करने का सबसे पहला कदम है कि हम अपनी खेती को सुधार लें। दोस्तों, ये कोई मजाक वाला मैटर नहीं है, बहुत ही सीरियस मैटर है, जिसको आपने बहुत ही सीरियसली सुनना है, इसको समझना है, और इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फैलाना है। क्योंकि ये अगर फैलेगा तो स्वास्थ्य अपने आप फैलेगा। एसएचपीएल का जो मिशन है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, इस मिशन में कहीं ना कहीं आप भी भागीदार रहें। तो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए मैं आज के प्रेजेंटर को बुलाऊंगा, जो कि एक बेहतरीन, सुलझे हुए, बहुत ही हम्बल और बहुत ही प्यार से बात करने वाले मेरे फेवरेट है वो। और वो जब बोलते हैं तो इतना मजा आता है कि उनको सुनते रहे, घंटों घंटों उनको सुनते रहे। तो मैं बुलाना चाहूंगा मेरे कलीग
आज के प्रेजेंटर मिस्टर शिवशीष सरकार को, जो आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देंगे। तो मैं स्वागत करूंगा शिवशीष। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम गुड, थैंक यू। और वेलकम है, आपका स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग में, और ये प्लेटफॉर्म अब आपका है। मैं स्वागत करूंगा कि प्लीज आप हमें खेती के बारे में और खेती के प्रोडक्ट्स के बारे में हम सभी को अच्छी सी जानकारी दें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सरजीत सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग। सभी आई थिंक बहुत ही बढ़िया हैं, अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग सुपर सितंबर का शुरुआत आज से कर रहे हैं। और आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज ऐसा होता है ना कभी कभार कि जब आप हर सुबह उठ के मान लो घर के सबके लिए चाय बनाते हो, और किसी एक दिन सुबह आपने देखा कि घर के किसी व्यक्ति ने, परिवार के किसी सदस्य ने आपके लिए चाय लेके आया, तो आपको बहुत खुशी जैसा होता है। सो मुझे भी आज ऐसा ही होता है बिकॉज महीने में हर दिन मुझे सबको बुलाना पड़ता है, और आज मुझे बुलाया जा रहा है, तो अच्छा लग रहा है। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो, तो कोई बात नहीं। तो थैंक यू सरजीत सर फॉर योर वार्म वेलकम। और दोस्तों आज जैसे कि एक वीडियो के माध्यम से इस प्रोग्राम का शुरुआत हुआ, सुपर सितंबर का शुरुआत हुआ। आज फर्स्ट डे, फर्स्ट शो जो हमारा चल रहा है आज, इस वेबिनार, ये बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वेबिनार होने वाला है। बिकॉज मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि सर्वश्री के जितने सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में तो हम लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, ट्रेनिंग हो रहा है। हर एक अलग अलग खेती के बारे में हमारे पार्थोप्रतिम मुखर्जी सर हैं, हमारे राजकुमार सर हैं, जो हमें कांस्टेंट गाइड करते आ रहे हैं कि कैसे क्या इस्तेमाल करना है, क्यों करना है, और एक एक खेती में, एक एक डिजीज में क्या क्या इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल है इससे पहले का, कि हम लोग क्यों सर्वश्री का प्रोडक्ट आज इस्तेमाल करें, आज क्यों एग्रीकल्चर फार्मिंग जो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में इतना चर्चा आज इंडिया में एंड पूरे दुनिया में हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आज कैसे हम लोग एक ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना सकते हैं। सो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग का जो इंट्रोडक्शन होता है, जो पहले का चीज होता है, जो हमें एक किसान भाई को समझाना पड़ता है या समझाना पड़ेगा, मतलब पड़ता है मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा पड़ेगा, आपको ये समझाना पड़ेगा, हम लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि आज हम सभी का जो स्वास्थ्य है, आज हम सभी का जो हेल्थ है, वो कहीं ना कहीं हद तक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मतलब पूरा ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एंड जैसे सरजीत सर ने शुरुआत किया कि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम किसान भाई के पास जाते हैं, ये उनके गुरु का मानना था, क्योंकि उनके पास हल होता है, राइट। सो एकदम ही सब जो प्रॉब्लम हो रहे हैं हेल्थ के ऊपर या पर्यावरण के ऊपर, सारी चीजों का हल किसान भाई के पास ही होते हैं, राइट। सो दोस्तों आई थिंक मेरा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, अगर आपको दिख रहा है। यस सर, थैंक यू सर। सो दोस्तों वेलनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करते हुए, आज पहले जो चीज के ऊपर आपका फोकस करना मैं चाहूंगा, दैट इज दिस। ये क्या है? कोई कमेंट करके बताइए ये क्या है। क्या सर सुबह सुबह नींद से जागे हैं, कोई ब्रश भी नहीं किया है या ब्रश भी किया है, और सुबह सुबह आप ये तस्वीर दिखा रहे हो? सर खाना है, एक सुंदर सा थाली में परोसा हुआ चावल है, रोटी है, सब्जी है, साग है, दाल है, सलाद है। वाह 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 वाह, कितना सुंदर भोजन है ना। सुबह सुबह उठ के आप इतना सुंदर भोजन का दर्शन मिल गया, सो आज का दिन तो आपका बहुत ही शानदार जाएगा। यस गोल्डी भाई, वेलकम ब्रेकफास्ट। सो ये वेलकम ब्रेकफास्ट
है या नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यस टिंकू मैम, यू आर सो राइट। ये आपका एंडिंग खाना तो जरूर है, मतलब वेलकम है या नहीं मैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीजों से ही हमारा अंत होने वाला है, ये तो मुझे एकदम बिल्कुल विश्वास है। बिकॉज यस टिंकू मैडम, यू आर सो राइट, 1 प्लेट ऑफ टॉक्सिन। अगर हम लोग बोले आज के डेट में ये क्या है, सो हम लोग बोलते हैं ये खाना है, ये तो हम रोजाना खाते हैं, लेकिन रोजाना हम क्या खाते हैं इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, राइट। सो पहला जो सवाल आप सभी के सामने मैं लाऊंगा, दैट इज व्हाई वी ईट। हम लोग खाते क्यों है, जो भी है, टॉक्सिन है या नहीं है, खाना है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, हम क्यों करते हैं, हम खाते क्यों हैं, व्हाई वी ईट। खाने की जरूरत क्या है। अगर बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा तो आंसर आते हैं भूख लगता है सर इसलिए खाते हैं। हाँ, भूख तो लगता है, लेकिन उससे क्या होता है, ये जो खाना हम लोग खा रहे हैं उससे क्या होता है, उससे क्या मिलता है। और भी सरल कर देते हैं आपका सवाल, खाने से हम लोगों को क्या मिलता है। यस, न्यूट्रिशन मिलते हैं, एनर्जी मिलते हैं, यस न्यूट्रिशन मिलते हैं, राइट। सो हम लोग जो खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो पोषक तत्व हैं वो मिलते हैं, और जो हमारे शरीर के लिए एक्चुअल फूड है। आपका शरीर ये नहीं समझता कि कौन सा चावल है और कौन सा रोटी है और कौन सा चिकन है, कौन सा मटन है, कौन सा दाल है, कौन सा साग है। ये हमारा बॉडी नहीं समझता। हमारा बॉडी जो समझता है आपके खाने में से पोषक तत्व कितना गया, कितना प्रोटीन विटामिन गए, कितना मिनरल्स गए, कितना कार्बोहाइड्रेट्स गए। बिकॉज हमारे सेल में, हर एक कोशिकाओं में जो चीज हमारे लिए ऊर्जा पैदा करती है, हम लोगों को सक्रिय रखती हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को काम पे रखती हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखते हैं, हमारे अंदर डिजीज नहीं आने देता, दैट इज नन अदर देन न्यूट्रिएंट्स, राइट। सो ये जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है, सो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे, सर टॉपिक का नाम तो था कि वाई एसएचपीएल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और ये आप सुबह सुबह शुरू हो गए कि हेल्थ के बारे में। दोस्तों ध्यान से आज का जो प्रोग्राम है इसको देखिए, आज ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेशन से आज का इस वेबिनार का मजा उठाइए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। बिकॉज मैं बारी बारी जाऊंगा क्यों आज सर्वश्री के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का दिन आ गया है, क्यों हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए, राइट। सो दोस्तों, हम हैं ह्यूमन बीइंग्स, और हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पर डे चाहिए, राइट। और वो क्या है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, एंड विटामिन एंड मिनरल्स हैं, राइट। ये जो 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें चाहिए हर दिन, एक निर्दिष्ट परिमाण में हम लोगों को चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, हमारे जिंदगी के सारे कामों को निभाने के लिए, राइट। तो ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि ये जो 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए वो हमें कहाँ से मिलता है, उसका बेसिक सोर्स क्या है। दोस्तों, उसका बेसिक सोर्स हमारा खाना है, और सारे खाने का, हम जो भी खाते हैं उसका बेसिक सोर्स क्या है। आज बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है, बिकॉज मैं अकेला ही नहीं बोलूंगा। आज सितंबर महीने का पहला वेबिनार है, और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि इसको कंडक्ट मैं करूं। सो दोस्तों, आज बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है। हर दिन आप लोगों से बात करते हैं, लेकिन ऐसे सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता है। सो प्लीज, चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू ऑल। सो ये जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है ये हमें कहां से मिलते हैं, व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ दिस न्यूट्रिएंट। कोई कमेंट कर सकता है, फर्म, राइट। सो कहां से, बेसिक सोर्स क्या है, द बेसिक सोर्स इज पेड़ या पौधा, राइट, क्रॉप्स, जो भी बोलिए, ये शायशा मैम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। सो द बेसिक सोर्स इज प्लांट्स या ट्रीज या क्रॉप्स, राइट।
सो फसल हो, पेड़ हो, पौधा हो, वही हमारे लिए बेसिक सोर्स है। अभी देखिए जो बेसिक जो सोर्स है, पेड़ पौधा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो भी बोलिए, वो जो हमें न्यूट्रिएंट्स मतलब सप्लाई करते हैं, तो उनको भी तो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, उनको भी तो स्वस्थ रहना होता है, उनको भी तो अपना हेल्थ को सुधारना होता है, उनको भी तो अपने ख्याल रखना पड़ता है, उनको भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। सो आइए देखते हैं दोस्तों, एक पेड़ या पौधा या क्रॉप्स को जो भी हो, इसको क्या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होता है। जैसे हम लोगों के लिए 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पर डे जरूरत होता है, वैसे ही प्लांट्स को 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो मैं डिटेल्स में बता रहा हूं। सभी कुल मिला के 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अगर ह्यूमन बींग्स की बात किया जाए तो इधर 45 to 47 न्यूट्रिएंट्स पर डे लगता है, क्योंकि 13 विटामिन है, 18 मिनरल है, फाइबर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, आपका प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड्स है। सो सब मिला के 45 to 47। और प्लांट्स को कितने लगते हैं? 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पर डे लगते हैं। सो क्या क्या है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स? क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो वायु के मदद से एक पेड़ को मिलते हैं बाई एयर, राइट। एंड प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो ज्यादा परिमाण में पेड़ को लगता है और जो रूट से एब्जॉर्ब होते हैं, वो क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जिसको एनपीके हम लोग बोलते हैं। ये प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। एंड सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? कैल्शियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कम परिमाण में लगते हैं लेकिन बहुत जरूरी होता है एक पेड़ पौधे के लिए, क्या है वो? आयरन है, बोरॉन है, मैंगनीज है, और मॉलिबॉडिनम है, जिंक है, क्लोराइड है, कॉपर है, राइट। सो दोस्तों, एक पेड़ को इतने सारे जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए जो चीज मदद करता है, दैट इज, उसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो पार्ट को आपको समझने की जरूरत है, राइट। ये पार्ट तो क्लियर है कि हमें 6 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसके लिए एक पेड़ पौधे को ये 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और ये 16 न्यूट्रिएंट्स पेड़ पौधे को तब भी मिलेगा जब मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ज्यादा होंगे। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस होता है, अगर वो सही से होगा तब भी ये पेड़ पौधे को नाइट्रोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये जो बंदा है, ये बंदा ही दुनिया का सबसे पहला बंदा है, जो दुनिया का सबसे पहला जीव या जिंदा प्राणी किसी को अगर बोला जाता है तो दैट इज अ बैक्टीरिया, एंड दैट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, माइक्रोब्स, जो भी बोलिए आप। सो फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजेशन, फॉस्फोरस पाने के लिए भी इन लोगों का जरूरत होता है। सप्रेशन ऑफ पेस्ट एंड पैथोजेंस, पेस्ट एंड पैथोजेन से बचाने के लिए भी ये भाई साहब का जरूरत होता है। ना कि सिर्फ प्लांट्स को, ह्यूमन बींग्स को, सारे चीजों को ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होता है। आप नहीं जानते हैं आपके गट में, आपके पेट में कितने करोड़ों गट बैक्टीरियाज रहते हैं, जो आपके डाइजेशन में मदद करता है। आपके स्किन को, आपके हेयर को, आपके सारे अंग प्रत्यंग को सुरक्षित रखने वाला जो चीज होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो ये भी हमारे पेड़ पौधे के लिए भी बहुत ही मददगार है, राइट। डिकम्पोजिशन मतलब कोई एक चीज को अगर आप रख दो, कोई एक सब्जी काटे तो सब्जी का जो छिलका होता है उसको आप ज्यादा दिन से रख दो, 10 दिन 12 दिन के लिए रख दो, तो वो डिकम्पोज हो जाता है। कोई एक मरे हुए प्राणी को आप रख दो तो वो डिकम्पोज हो जाता है, बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड वो डिकम्पोजिशन का जो मेन फंडा है वो क्या है? उसके अंदर, मतलब वो मरा हुआ जो चीज है या सब्जी का छिलका, उसके अंदर जितने सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो सारे कॉन्सेंट्रेटेड होके मिट्टी में मिल जाते हैं, और वो एक साइकिल में चलता है। वो एक मतलब क्या मैं बोलूं, वो न्यूट्रिएंट्स फिर से लौट आता है हमारे धरती में, राइट। सो ये डिकम्पोजिशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, राइट। सो दोस्तों, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लुई पास्चर ने दिया था
पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो मतलब महत्व है, और वो भी आज से 200-250 साल पहले 1859 साल में लुई पास्तूर ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काफी सारे रिसर्च किया। लुई पास्तूर को हम लोग जानते हैं, जो कॉलेरा है, कॉलेरा के लिए वैक्सीन या बहुत सारे चीजों के लिए वैक्सीनेशन, जो आज भी कोविड का वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं। सो ये जो सारे साइंसेस हैं, ये लुई पास्तूर ने बहुत सारे रिसर्च किया, एंड वो कहते हैं कि द रोल ऑफ इन्फिनिटली स्मॉल इज इन्फिनिटली लार्ज। जो चीज को हम देख ही नहीं पाते हैं, जो दुनिया में सबसे छोटा चीज है, मतलब उसको सुपर माइक्रोस्कोप से दिखा जा सकता है, एक सेल है, सो वो एक बड़ा भूमिका हमारे दुनिया में निभा रहा है, राइट? सो अप्रोक्सीमेटली 1 crore microorganisms are supposed to in the 1 gram of soil। 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको लगेगा, मतलब होना चाहिए, राइट? अभी मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वो क्या करेंगे, वो मतलब खाने को या न्यूट्रिएंट्स को पेड़ के रूट तक सप्लाई करेंगे थ्रू अ प्रोसेस। एक पेड़, जैसे मुझे कुछ खाने का इच्छा हो रही है, राइट? सो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा और जाके मेरा जो चीज पसंद बाजार से लेके आऊंगा, और लेके आने के बाद क्या करूंगा, उसको खाऊंगा। लेकिन एक पेड़ वो तो एक जगह पे होता है, और उसका रूट भी उतना डेवलप नहीं होता है, उतना ज्यादा फैला हुआ नहीं होता है, जहां से वो अपने मनचाहा या जो नीड है वो न्यूट्रिएंट वो ले सके। और न्यूट्रिएंट ले भी नहीं सकता है, बिकॉज जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स मिट्टी के अंदर होते हैं वो एक बॉन्ड में होते हैं। ये बचपन में हम लोगों ने केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़े होंगे। सो जो कार्बन का बॉन्ड होता है, अगर वो बॉन्ड को ना टूटा जाए तो एक रूट में वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, एंड ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं उस बॉन्ड को तोड़ने में, और एक पेड़ को मैग्नीशियम चाहिए तो वो मैग्नीशियम को सप्लाई कर देता है, एक पेड़ को क्लोराइड चाहिए तो उसको क्लोराइड सप्लाई कर देता है, सल्फर चाहिए तो सल्फर सप्लाई कर देता है। इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है हमारे कोई भी जमीन के अंदर पेड़ को उगने के लिए, राइट? सो मैं अक्सर पूछता हूं लोगों को कि मेरे ट्रेनिंग के दौरान कि एक पेड़ को क्या क्या खाना है, वो क्या क्या खाता है। सो कई सारे लोग जवाब देते हैं कि सर वो धूप खाते हैं, वो वाटर लेते हैं, वो ऐसे बहुत सारे कुछ मिनरल विटामिन लेते हैं, ठीक है, इतना तक तो ठीक है। लेकिन और भी कहते हैं कि सर उनको खाद चाहिए या फर्टिलाइजर चाहिए जो हमें देना पड़ता है, उसको यूरिया चाहिए, उसको डीएपी चाहिए, उसको फास्फोरस चाहिए जो हम डालते हैं उसको। तो अभी आप डाल रहे हो, मतलब पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ गोबर का जो खाद होता था, ऑर्गेनिक जो मतलब मिनिएचर होता था, वही देते थे और खेती हो जाता था। एम आई राइट और रॉन्ग? पहले के जमाने में 50 साल पीछे चले जाओ आप, तब आपके बाप दादा जब खेती करते थे तब सिर्फ गोबर का जो खाद है उसको देते थे और खेती हो जाता था। लेकिन आज हमें यूरिया किलो किलो डालना पड़ रहा है, डीएपी किलो किलो डालना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज हमारे मिट्टी को हम लोग खराब कर चुके हैं। अभी मिट्टी को खराब कर चुके हैं ये भी हम लोग सुनते हैं, लेकिन क्या खराबी है मिट्टी में? क्योंकि आज के डेट में मिट्टी में 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। और क्यों नहीं है, मैं इसके ऊपर भी जाऊंगा क्यों नहीं है। आप चौंक जाएंगे दोस्तों, आज जो जो इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लाके मतलब लेके आया हूं, आप लोग चौंक जाएंगे। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं है, बिकॉज वही जानने की हम लोग कोशिश करेंगे क्यों नहीं है। वन ऑफ द रीजन इज कि हमारे जो सॉइल का एनवायरनमेंट है इसको हम लोग खराब कर चुके हैं ड्यू टू पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। इतना ज्यादा पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजेशन यूज हो रहे हैं मिट्टी के अंदर कि मिट्टी का जो एनवायरनमेंट है, मतलब एक परिस्थिति है, एक परिवेश है, एक सुंदर सा जो क्या मैं बोलूं, बास भूमि जिसको बोलते हैं, उसको रहने के लिए एक अच्छा सा जगह
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए, वो उसका जो परिस्थिति हम लोगों ने खराब कर दिए हैं। अब ये क्यों हुआ है? बिकॉज हम लोग इतना केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, तो उससे एक केमिकल प्रोसेस बनता है। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण की रूप में आपको मैं समझाना चाहूंगा, राइट। सो मान लीजिए आप यूरिया डाल रहे हो। अब यूरिया जो है, यूरिया किस लिए पैदा किया गया सॉरी, या फिर यूरिया का जो निर्माण है ये किस लिए किया गया? ये किया गया कि पेड़ पौधे को, फसल को नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा मिले, बिकॉज यूरिया इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल नाइट्रोजन। उसमें से नाइट्रोजन मिलता है पेड़ को, तो फसल क्या होता है, तेजी से बढ़ने लगता है, उसका फलन बढ़ जाता है, जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन किए 1970s के दौरान, राइट। सो 1970s के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया, एंड पंजाब इज द पायोनियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हम लोग वीडियो में भी देखे। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरा विप्लव जिसको बोलते हैं। सो बहुत सारा फसल उगने लगा, फसल का परिमाण बढ़ने लगा, क्रॉप्स का जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन उनको ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है थ्रू एक्सटर्नल यूरिया, केमिकल यूरिया। अभी इतना तक तो सही है, पेड़ को, फसल को नाइट्रोजन मिल रहा है, वो फलन दे रहा है, हम लोगों का प्रॉफिट हो रहा है, इट्स ओके। बट ना यूरिया का जो सॉरी यूरिया का जो रेसिड्यू मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ होता है, उससे क्या होता है, उससे जमीन के अंदर एसिड का मात्रा बढ़ता है। अभी ये जो एसिड का मात्रा जमीन के अंदर बढ़ा, तो आप सोचिए, आप ऐसा एक एनवायरनमेंट में कभी भी रह नहीं सकते जहां पे प्रदूषण ज्यादा हो। आपके घर में बहुत धूल मिट्टी है, आपके घर में बहुत गंदगी है, आपके घर में बहुत कचरा है, तो क्या आप उस घर में रह पाओगे? इसीलिए वो एनवायरनमेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए, वही आज हम लोगों ने खराब कर दिया। इसका और भी कई सारे रीजंस हैं, मैं आपको बारी बारी में लेके जाऊंगा, राइट। सो दोस्तों, ये जो पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स जो भी हम लोग डाल रहे हैं आज अपने खेत में, उसका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन आवर ह्यूमन हेल्थ भी है, ना कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो खराब हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, आप समझ ही सकते हो इसको। इसीलिए क्या हो रहा है, पेड़ को खाना सही से नहीं मिल रहा है, इसीलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इफेक्ट है ये हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने का, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी पड़ रहे हैं। कैसे? डायरेक्टली बाय इनहेलेशन और टच। जस्ट जब हम लोग पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, तब डायरेक्टली उसके टच में हम लोग आ रहे हैं, एंड इनडायरेक्टली बाय फूड एंड डिसबैलेंस्ड इकोसिस्टम। नॉट ओनली फूड, फूड ही आज टॉक्सिक है ऐसा नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट भी टॉक्सिक हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। कैसे, मैं दिखाऊंगा आपको, और उससे क्या हेल्थ इफेक्ट हो रहे हैं वो भी मैं आज दिखाऊंगा। सो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत क्या है वो तो हम लोग बाद में आ रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं अभी अपने खेतों में, आज आई थिंक इधर बहुत सारे जगह से लोग मौजूद हैं। आज पंजाब से है, हरियाणा से है, गुजरात से है, वेस्ट बंगाल से हैं, या फिर साउथ से भी कई कई लोग आज इस जूम वेबिनार को देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, राइट। सो यस धर्मेंद्र जी, गेहूं में क्या डालना चाहिए उसका नाम लिखकर भेजे। वो बाद में होगा, ये सब बाद में होगा, क्या डालना है नहीं डालना है ये बाद में होगा। इसके ऊपर बहुत सारा ट्रेनिंग्स हम लोगों का हो गया है, आप वो भी देख सकते हैं, मैं बाद में आपको सजेस्ट कर दूंगा। अभी कोई सवाल नहीं, अभी सिर्फ समझने की बारी है, राइट। अभी सिर्फ समझिए इस बात को। जो लोग ये समझ रहे सर क्या बोल रहे हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, जानते तो है, लेकिन मानते कितना तक है? सभी जानते हैं ये सारे बातें, नहीं जानते हैं पेस्टिसाइड से क्या हो रहा है, केमिकल साइड से क्या हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर से क्या हो रहा है, सभी जानते हैं। कौन नहीं जानते? लेकिन मानते कितना है, बोलते कितना है? अगर बोलते हैं तो पूरे इंडिया में ज्यादा समय नहीं लगेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग को फिर से दोबारा चालू करने के लिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूं?
हम लोग नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, हम लोग सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचने में माहिर हैं, सिर्फ प्रोडक्ट को बेच देते हैं, बाद में फॉलो अप भी नहीं करते हैं और उसके पास सही से प्रोडक्ट भी नहीं जाते हैं। हम लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, सर्वश्री का प्रोडक्ट बाय वन गेट वन है, बेच दो तो प्रॉफिट आ जाएगा, मेरा बीवी बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों जो एक महान उद्योग लेके सर्वश्री चल रहा है, सर्वश्री का उद्योग या सर्वश्री का जो मिशन है वो सिर्फ वेल्दी इंडिया नहीं, सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, सर्वश्री का एक मिशन है हेल्दी इंडिया। और हेल्दी इंडिया अगर आपको लाना है तो पहला चीज, हमारे खेत में जो प्रैक्टिस चल रहा है, जो बुरी आदतें चल रहा है हमारे खेत में, उसको हमें बदलना है। क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत? इसके लिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए एंड फार्मर्स को बताइए, राइट। दो तरीके से हमारे ह्यूमन में अटैक्स हो रहे हैं, सिर्फ ये खेत को नष्ट कर रहे हैं या मिट्टी को नष्ट कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नष्ट कर रहे हैं, हमारे फसल या हमारे फार्मर्स का नुकसान हो रहा है, सिर्फ ये नहीं, हमारे हेल्थ के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हो रहा है। दोस्तों, इफेक्ट्स बाय पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर। पहला तो वाटर पॉल्यूशन, बहुत ही ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। हमारा जो वाटर कल्चर है वो ज्यादा से ज्यादा इकोसिस्टम में इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज जब आप पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो तो डायरेक्टली नदी नालों में आके मिलता है, पॉन्ड्स में मिलते हैं, एंड वो रेसिड्यू से क्या होता है, फिश मरते हैं। ये मरते भी नहीं है तो फिश में वो टॉक्सिक इफेक्ट आ जाता है, वो फिश को जब हम खाते हैं सो हमें उधर से भी टॉक्सिसिटी मिलते हैं, राइट। वाटर पॉल्यूशन के बाद आ जाते हैं ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। दोस्तों, अगर आपका नदी नाला या आपका पॉन्ड इफेक्टेड हो गया तो उसका शोधन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड हो गया तो उसका शोधन हम लोग नहीं कर सकते। एंड ड्यूरिंग वन सर्वे ऑफ इंडिया, 58% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैंपल्स जो भोपाल से लिया गया, उनमें से जितने सारे लिया गया सैंपल्स भोपाल में, ये हुआ था 1995 में, जो कोले एंड बाक्षी ये सर्वे कंपनी ने किया था। एंड 58% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैंपल में, जहां पे ऑर्गेनो क्लोरीन नामक एक पेस्टिसाइड का सैंपल मिला ग्राउंड वाटर में। आप सोचिए, ग्राउंड वाटर इज द फर्स्ट एंड बेस्ट सोर्स ऑफ आवर ड्रिंकिंग वाटर, जो हम पीते हैं, पीने का पानी, उसका बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ग्राउंड वाटर। अगर ग्राउंड वाटर ही कंटामिनेटेड हो जाएगा तो हम लोग क्या पानी पी रहे हैं? जिस एरिया में ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स का छिड़काव हो रहा है, उधर ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन भी हो रहे हैं, राइट। एक बार अगर ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड हो गया तो सालों के ऊपर लग जाएगा, या फिर नहीं भी हो सकता है कि आप ग्राउंड वाटर को शोधन कर सको। तीसरा क्या इफेक्ट है? अगला इफेक्ट क्या है? ऑन एनिमल्स, राइट। जब पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स का एसेंशियल फूड सोर्स को ही खत्म कर देते हैं। हम लोग देखेंगे कि एक जगह इतना पेस्टिसाइड का छिड़काव हुआ कि उधर से छोटे छोटे जो प्राणी हैं वो गायब हो गए। मतलब छोटे छोटे ऐसे फ्रॉग्स या ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्राणी हैं वो गायब हो गए, मतलब वो एरिया से ही गायब हो गए, उसका पूरा वंश नाश हो गया, राइट। क्यों? बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। ये कहीं ना कहीं हद तक हमारे फूड चेन के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज वो मान लीजिए फ्रॉग्स, ठीक है, मेंढक, उसको खा के कितने सारे प्राणी हैं जो जिंदा रहता है, और वो ही अगर नहीं रहेगा तो उसको खाने वाला जिंदा रहने वाला प्राणी भी नहीं रहेगा, और ये हमारी इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा, फूड चेन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, राइट। अर्थवर्म्स, जो केचुआ होता है, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो वो अगर खत्म हो जाता है तो आपका मिट्टी का हालत क्या होगा, आप सोचिए, राइट। एंड पेस्टिसाइड एक्सपोजर से कैंसर, हम लोग देखे वीडियो में पंजाब में क्या हो रहा है। कैंसर, एंडोक्राइन डिसरप्शन, रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स, न्यूरोटॉक्सिसिटी, किडनी, लीवर डैमेज, बर्थ इफेक्ट्स, ये सब हम लोग देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। इतने सारे प्रॉब्लम में आप, मैं जूझ रहा हूं आज के डेट में। अगर आप नोटिस किए होंगे, अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन
आप नोटिस करके देखेंगे पहले ये इतना नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में एक कपल को बच्चे लेना, मतलब कॉन्सीव करना एक महिला को कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है। कितने सारे केसेस आज के डेट में दर्ज हो रहे हैं डॉक्टर्स के पास, नर्सिंग होम में, या कोई भी अगर वो जो स्पेशल जो चेम्बर्स होते हैं इन इश्यूज के लिए, सो उनमें कितने सारे कपल्स रोजाना जाते हैं, बिकॉज 7 साल 8 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे हैं। इसका एक मेजर कॉज दोस्तों आज ये टॉक्सिसिटी है, आज ये पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स है। जिस देश में माँ के दूध, जिसको फर्स्ट प्राइमरी फूड ऑफ द ह्यूमन बींग्स कहा जाता है, माँ के दूध में जहां पे पेस्टिसाइड पाए जा रहे हैं, माँ के दूध के सैंपल में, तो आप क्या कहेंगे? कौन सा वो साइंस है जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं? सो पहले दोस्तों एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पहले हमारे मिट्टी को सुधारना होगा। हमारे लिए यही सही होगा हम लोग एग्रीकल्चरल फार्मिंग में चले जाए। बहुत जितना ज्यादा जल्दी जा पाएंगे उतना हम लोगों का मतलब सही होगा, भला होगा। रेजिस्टेंस डेवलपमेंट, दोस्तों कितना बेवकूफ है हम लोग। यस, आई अटर्ड दिस वर्ड, बेवकूफ। कितना बेवकूफ है हम लोग सोच रहे हैं पेस्टिसाइड देने से सारे पेस्ट मर जा रहे हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब पेस्टिसाइड्स अब लॉन्ग पीरियड से किसी एक पेस्ट को मारने के लिए दे रहे हैं तो कुछ पेस्ट में वो रेजिस्टेंट भी हो जाता है, एंड रेजिस्टेंट ऐसा बढ़ जाता है कि वो पेस्ट और कंट्रोल में नहीं होता है, तो आपको वो बढ़ाना पड़ रहा है। जैसे वीडियो में भी हम लोगों ने देखा 20% बढ़ा देते हैं, 40% बढ़ा देते हैं पेस्टिसाइड में, राइट। जब फार्मर को क्या करना पड़ता है, तब पेस्टिसाइड को बढ़ा देना पड़ता है, और ये और भी ज्यादा एनवायरनमेंट में इफेक्ट कर रहा है, राइट। और मजे की बात देखिए, जरा गौर कीजिए इस नोट के ऊपर, 520 इंसेक्ट्स एंड माइट स्पीसीज जो ऐसे हैं जो अभी रेजिस्टेंट बन चुके हैं। आप दुनिया का कितना भी पेस्टिसाइड दे दो, ये 520 इंसेक्ट्स को, पेस्ट को आप नहीं मार सकते अभी आज के डेट में। 273 वीड, जो हर्बिसाइड हम लोग देते हैं, आगाछा नाशक जिसको बोलते हैं, जो मतलब अनवांटेड पेड़ पौधे होते हैं, हर्बिसाइड जिस दे के घास फूस जो भी होते हैं, राइट। सो 273 स्पीसीज ऐसे बन गए हैं जिसको आप मार नहीं सकते। 150 प्लांट डिजीज जिसको आप सही नहीं कर सकते और सही नहीं कर सकते, एंड 10 रोडेंट स्पीसीज, मोस्टली रैट्स, जो अभी जेनेटिकली रेजिस्टेंट बन चुके हैं पेस्टिसाइड में। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, केमिकल जितना भी आप दे दो, जितना भी आप निम सॉल्यूशन दे दो, जितना भी कुछ दे दो, ये पेस्ट का कुछ आने जाने वाला बात नहीं है, बिकॉज ये रेजिस्टेंट हो चुके हैं, राइट। एंड 17 इंसेक्ट पेस्ट स्पीसीज ऐसे हैं जो ऑल मेजर क्लासेस ऑफ इंसेक्टिसाइड से बड़े हैं, वो अभी अमर बन चुके हैं, मतलब उसको आप कोई भी चीज से मार नहीं सकते। 17 पेस्ट ऐसे पैदा हम लोगों ने कर दिया। तो ये 50-60 सालों के अंदर अगर इतने सारे पेस्ट को हम लोग रेजिस्टेंट बना चुके हैं, तो आप सोचिए आने वाले 20 साल के अंदर क्या होने वाला है। आने वाले 20 साल के अंदर तो ऐसा भी हो सकता है कि और कोई भी पेस्ट को आप मार नहीं सकते, तो आप सोचिए आपका फसल का हालत क्या होगा। ये बहुत ही समझने वाली बात है दोस्तों, ये बहुत ही मतलब गहराई में सोचने वाली बात है। यस वंदना मैम, यू आर राइट। मॉस्किटो की तरह आप देखेंगे ना, घर में जो हम ऑयल्स लगाते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट ऑयल्स लगाते हैं, अभी देखिएगा मच्छर नहीं जाते हैं। क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंट बन चुके हैं, राइट। सो इसके बाद और क्या हम लोग इफेक्ट देखने वाले हैं, देखिए इकोलॉजिकल इफेक्ट्स। इनको आप जानते हैं, ये भाई साहब को, ये जो तस्वीर में दिखाए जाने वाले भाई साहब है, इसको आप पहचानते हैं? बीज, मधुमक्खी, राइट। सो मधुमक्खी का काम क्या होता है? मधुमक्खी का काम क्या होता है? मधुमक्खी का जो एक बड़ा काम है, उसका बड़ा काम क्या है? पोलिनेटर का, राइट। पोलिनेटर का मतलब क्या होता है? जो एक फूल से दूसरे फूल में बैठता है और जो
पराग का मिलन करवाते हैं और फ्रूट आने में मदद करता है, राइट। देखा गया है, यूएसडीए बोल रहे हैं कि 2% ऑफ इंसेक्टिसाइड्स फ्रॉम द एरियल ग्राउंड, जो आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो उसका 2% ही जाता है आपके टारगेट पे, मतलब फसल में 2% लगता है, बाकी 98% क्या होता है, 98% हवा में उड़ते हैं। हर्बिसाइड में सिर्फ 5% ही जाते हैं, बाकी 95% हवा में जाता है या मिट्टी में जाता है। सो इससे ये पोलिनेटर्स खतरे में हैं, और क्योंकि खतरे में है तो आज दोस्तों ये करना पड़ रहा है कि सुबह सुबह उठो। फार्मर्स ये करते, मैंने देखा है अपने आंखों से, सुबह सुबह उठो और चले जाओ खेत में और जाके एक फूल तोड़ लो और सभी फूलों को ऐसे उस फूल से छूते 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 जाओ। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, किसके ऊपर आपको फोकस कर रहा हूं? ऐसे करते हैं ना, एक फूल को तोड़ लेते हैं और जितने बड़े सारे फूल है, मतलब परवल में या बहुत सारे बैंगन में जो सब्जियां होते हैं, एक फूल को लेके दूसरे फूलों को छूते छूते जाते हैं, मतलब हम लोग ही पोलिनेटर बन गए अभी। अब उसको पूछा जाए, मैंने एक फार्मर को पूछा क्या कर रहे हैं आप, ये क्यों कर रहे हैं, ये काम आपका नहीं है? मैं क्या बोल रहे हैं सर, ये काम मेरा नहीं है, ये काम तो मेरा ही है, ये सारे फूलों को मैं छू के जा रहा हूं तो इसमें से सारे फूलों से फसल निकलेगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। मैंने बोला हाँ, अभी जाओ सरसों के खेत में, वो बड़ा बड़ा फूल है तो आप छू के जा रहे हो, अब जाओ सरसों के खेत में, अब जाओ आम की खेती में, करो पोलिनेटर का काम, सारे फूलों को छू के जाओ। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्या ये पॉसिबल है दोस्तों? आज सरसों की खेती इतना कम हो गया बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ पोलिनेटर्स। ये भाई साहब नहीं है हमारे समाज में, हमारे एनवायरनमेंट में ये भाई साहब का कमी बन चुका है। सो सरसों के खेत में कौन पोलिनेटर का काम करेगा? सही बोल रहा हूँ या गलत? कौन करेगा? आप करोगे? अब जब मैं उसको ये बोला तो वो चुप हो गया। लेकिन दोस्तों ये चीज ये हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग तैयार कर रहे हैं, और फिर नर्सिंग होम में जाके लाखों के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जाके लाखों के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड में लाखों के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है बिकॉज हम लोग इकोसिस्टम को बर्बाद कर चुके हैं, राइट। और देखिए क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन, ये बहुत ही समझने वाली बात है। ये जो चीज को आप देख रहे हैं ना, ये चीज को बोलते हैं फूड चेन, राइट। पहले जो घास फूस है या पेड़ पौधे हैं, उससे उसको खाने वाले जो प्राणी हैं वो जिंदा रहते हैं, उसको खाने वाले जो प्राणी है वो जिंदा रहता है, और उसको खाने वाले जो प्राणी है वो जिंदा रहता है। ये एक फूड चेन में जाते हैं। और जब हम पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स दे रहे हैं तो आप ये समझ जाइए, ये इधर दे रहे हैं लेकिन ये इधर तक पहुंच रहा है। क्या मैं बोला? ये इधर दे रहे हैं, आप देख पा रहे हो मेरे माउस बटन को? सो ये इधर दे रहे हैं लेकिन ये इधर तक पहुंच रहा है। कैसे? आप इधर दे रहे हो और वो जो रेसिड्यू है इसके अंदर आ गया वो रेसिड्यू, और इसको जब कोई खाता है तो इसके अंदर भी ये पेस्टिसाइड का रेसिड्यू चला जाता है। जब इसको कोई खाता है तो इसके अंदर भी वो पेस्टिसाइड का रेसिड्यू चला जाता है, और इसको भी जब कोई खाता है तो इसके अंदर भी पेस्टिसाइड का रेसिड्यू चला जाता है। और मजे की बात यह है, जब एक लेवल से दूसरे लेवल में वो पेस्टिसाइड जा रहा है तो उसका वो और भी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं और भी हार्मफुल हो जाते हैं। नहीं तो आप सोचिए, मां के दूध में एंडोसल्फाम नामक एक पेस्टिसाइड पाए जाते हैं। क्यों? बिकॉज वो ऐसा कुछ खाना गर्भावस्था में खाए थे जो खाने में एंडोसल्फान नाम का पेस्टिसाइड का छिड़काव हुआ था, और वो मां के दूध में पाए जा रहे हैं। सो एक लेवल से दूसरे लेवल में जो अब ये पेस्टिसाइड जाते हैं तब ये और भी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं और भी हार्मफुल हो जाते हैं, जिसको बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं पेस्टिसाइड का। और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रहा है आज के डेट में हमारे स्वस्थ रहने में, ये आप समझ जाइए। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? क्या बहुत ज्यादा जटिल हो रहा है? क्या मतलब आप लोग बोर हो रहे हो? प्लीज कमेंट करके बताइए, क्या ये इजी है, अच्छा लग रहा है?
ओके, थैंक यू। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत सारी चीज बताना है। सो अभी क्या होता है, हेल्थ इफेक्ट्स। जितने सारे लोग ये डायरेक्टली स्प्रे कर रहे हैं खेत में, जितने सारे लोग डायरेक्टली खेत में स्प्रे कर रहे हैं, देखिएगा, अक्सर देखिएगा फार्मर्स को, या फिर इधर जितने सारे फार्मर्स हैं, आप लोग बता सकते हैं, आप लोग हमें बता सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं ये सारे चीज आपको हो रहा है या नहीं। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, डिजीनेस, बहुत धुंधला सा लगना, सर चकराना, वॉमिटिंग होना, या स्किन में प्रॉब्लम, आंखों में प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, ये फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा हो रहा है या नहीं, जो ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स देते हैं? होता है ना। और क्या होता है, ल्यूकोमिया, लिम्फोमिया, ब्रेन, किडनी, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, पैनक्रियस, लीवर, लंग एंड स्किन कैंसर्स, इतने सारे कैंसर्स होने का चांसेस आपका बढ़ जाता है। पार्किंसन डिजीज 70% बढ़ जाता है जो लोग पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स स्प्रे करते हैं। आप अपने खेत को बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो कितना इफेक्ट आपके ऊपर कर रहे हैं ये आप समझिए। ये हमें फार्मर्स को बताना है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, अपने हेल्थ को खराब कर रहे हो, अपने फैमिली के हेल्थ को खराब कर रहे हो, राइट। सो बर्थ इफेक्ट मतलब जन्मगत जो परिवर्तन है, जन्म से ही वो अपाहिज बनता है, मेंटल डिक्लाइन होता है, या ऑटिज्म आ जाता है जितने सारे बच्चों का, वो भी पेस्टिसाइड हर्बिसाइड से हो रहे हैं, राइट। सो और हम देखेंगे कुछ ऐसा इंस्टेंस जो आपके होश उड़ा देने वाला है। पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स का लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसे हो रहा है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसे हो रहा है। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कसरगोड एंडोसल्फाम ट्रेजेडी जो 1976 में हुआ था, राइट। केरला में, केरला का एक गांव है कसरगोड, जहां पे ये ट्रेजेडी हुआ था। ये सारे हम लोगों का आंख खुलवा देने वाला किस्सा है। मतलब ये किस्सा नहीं है, स्टोरी नहीं है, ये सच में हुआ है, लेकिन इसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड हम लोग यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या किस्से हुए थे, क्या क्या चीज हुआ था। कसरगोड कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? अच्छा अनीश जी, यस, कसरगोड आपका गांव है, बहुत ही अच्छा। सो आपके मतलब ज्यादा कौन अच्छा जान सकते हैं कि क्या हुआ था। सो कसरगोड में क्या हुआ था, ये करीबन 1970s की बात है। सो क्या हुआ था, उसमें एक बड़ा सा लैंड जहां पे वो कैश्यू या काजू जिसको हम लोग बोलते हैं, वो खेती में माहिर थे। बहुत सारे काजू की नेचुरल फील्ड थी कसरगोड में, राइट। और उधर क्या किया गया, उसी दौरान लगभग लगभग 20 सालों से उसको पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट फ्री रखने के लिए, काजू में बहुत सारे पेस्ट आते हैं, तो उसको पेस्ट फ्री रखने के लिए एंडोसल्फाम नामक एक बहुत ही जहरीला पेस्टिसाइड डाला गया था। और ऐसा भी हुआ कि उधर हेलीकॉप्टर से पूरा एंडोसल्फाम का बारिश करवाया गया पूरे एरिया में, राइट। और उसका इफेक्ट क्या हुआ दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे? बहुत ही दर्दनाक हुआ कि उधर जितने सारे बच्चे अभी भी पैदा होते हैं वो ऐसे होते हैं। बहुत सारा इफेक्ट, मतलब उसके बाद तो बहुत सारे बच्चों में ऐसा हुआ था। एंड अभी भी कोई कोई जिनको बहुत इफेक्ट हो गया था, जिनके वंश में बहुत सारा इफेक्ट हो गया था, तो उनके बच्चे भी जब पैदा होते हैं ऐसे होते हैं, राइट। सो ऑटिज्म, मेंटल प्रॉब्लम बच्चों को बहुत ज्यादा हो रहा है अभी भी ड्यू टू द एंडोसल्फाम। यस, सो मेनी पीपल अफेक्ट कैंसर, केरला का इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, राइट। अनीश जी सही बोल रहा हूं मैं? सो ये बहुत ही, मतलब देखिए कितने साल पहले ये पेस्टिसाइड, अभी तो पूरा बंद है, अभी टोटल वो ब्लॉक हो गया है, गवर्नमेंट की तरफ से पूरा वो ब्लॉक कर दिया गया है, उसको निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। लेकिन अभी भी
ये प्रॉब्लम चल रहा है, लोग जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम में। कितने साल पहले ये हादसा हुआ था, अभी भी ये चल रहा है। और देखिए और देखिए और देखिए। भोपाल गैस ट्रेजेडी हम सभी जानते हैं, 1984 2 और 3 दिसंबर, भोपाल गैस ट्रेजेडी, इवनियन कार्बाइड, जहां पे कार्बाइड एक एग्रीकल्चर में बहुत ही इस्तेमाल होने वाला एक चीज होता है, केमिकल्स होते हैं। यूनियन कार्बाइड के जो फैक्ट्री थे उधर 2 चेम्बर लीक हो गए, किसी को पता नहीं, और रातों रात पूरा भोपाल शमशान बन गया, पूरा भोपाल शमशान बन गया रातों रात। वो हादसा अभी भी अगर कोई बड़े बुजुर्ग है तो वो याद करते हैं, राइट। लेकिन हादसा तो हुआ था 1984 में, और उसका इफेक्ट अभी भी लोगों को मिल रहा है, ड्यू टू जेनेटिकली वो ट्रांसफर हो रहा है, राइट। वो जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है, एंड अभी भी बच्चे ऑटिज्म में जूझ रहे हैं, अभी भी एबनॉर्मल चाइल्ड्स उधर जन्म हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट, राइट। और देखिए, अभी चले जाते हैं पंजाब, द कैंसर कैपिटल, क्योंकि इतना ज्यादा खेती, इतना ज्यादा एग्रीकल्चरल फार्मिंग उधर होता है, राइट। इंडियाज हाईएस्ट कैंसर रेट्स, देखिए कितने सारे किसानों को स्किन कैंसर्स या स्किन में ऐसे इरिटेशंस हो रहे हैं। एंड जो आप वीडियो में भी देखे थे दोस्तों, कि एक स्पेशल ट्रेन चलता है, राइट, मतलब पंजाब से राजस्थान तक एक स्पेशल ट्रेन चलता है जिसका नाम ही पड़ गया है कैंसर ट्रेन, क्योंकि उनमें ज्यादा से ज्यादा बीकानेर में वो जाता है, और बीकानेर में कैंसर हॉस्पिटल है। ज्यादा से ज्यादा लोग पेशेंट्स ही रहते हैं, 99% लोग पेशेंट्स रहते हैं कैंसर में। ट्रेन का नाम भी कैंसर ट्रेन पड़ गया। दोस्तों ये सारा चीज मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज हमारे मतलब आंख खोलने का समय आ चुका है दोस्तों। अगर अब भी हम लोग नहीं समझे तो बाद में कब समझेंगे, राइट। उससे भी ज्यादा लोग मतलब परेशानी सॉइल में भी हो रहे हैं। सॉइल पॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया, पेस्टिसाइड हमारे बायोडाइवर्सिटी ऑफ सॉइल को नष्ट कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार रहे हैं, प्लांट ग्रोथ में इफेक्ट हो रहा है, पीएच बैलेंस को खत्म कर रहा है। दोस्तों हमारा जो मिट्टी है उसमें लेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम हो रहे हैं ड्यू टू दीज रीजंस जो मैंने आपको बताया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होने की वजह से क्या हो रहा है, क्या होगा आप बोलिए। इतना तक तो आप लोगों ने सुने हैं। तो अगर मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होंगे तो क्या होगा, पेड़ को क्या नहीं मिलेगा, एक पेड़ पौधे को क्या नहीं मिलेगा। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होंगे मिट्टी के अंदर तो एक पेड़ पौधे को क्या नहीं मिलेगा। यस आयशा जी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, राइट। लेस न्यूट्रिएंट्स इनटू प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगा। अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी प्लांट्स को हो रहा है तो क्या होगा, ह्यूमन को क्या नहीं मिलेगा, ह्यूमंस को भी, हम लोगों को भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं मिलेंगे ह्यूमंस को तो ज्यादा से ज्यादा डिजीज होगा दोस्तों। तो एक डिजीज्ड सॉइल अगर हो तो उससे एक डिजीज्ड प्लांट बनता है, उससे एक डिजीज्ड ह्यूमन बनता है। ये साइंस आपको समझ में आ गया, क्यों हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, ड्यू टू डिजीज प्लांट्स, ड्यू टू डिजीज सॉइल, राइट। इससे आगे बढ़ते हैं। आज जो भी हम लोग कुछ खाते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों टॉक्सिक प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस हालत में। इस हालत में एक ही चीज हम लोगों को करना होगा कि हम लोगों को हमारे सॉइल को सही करना होगा पहले। फीड द सॉइल एंड द सॉइल विल फीड यू। हम लोग अगर मिट्टी को सही करेंगे तो मिट्टी हम लोगों को सही कर देगा। कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं होगा, कोई भी बीमारी को लेके आपको परेशानी झेलने की जरूरत नहीं होगा अगर हम लोग मिट्टी के ऊपर ध्यान दें, मतलब अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान दें। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करना है तो उसके लिए क्या बेनिफिट होगा, मोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
ज्यादा से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में पैदा होगा अगर मिट्टी को हम लोग खाना दे रहे हैं, मिट्टी को हम लोग सही कर रहे हैं, मिट्टी को हम लोग सही वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगा तो उससे क्या होगा, प्लांट को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा, उससे क्या होगा, ह्यूमन को भी ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा। और हम लोगों को अगर ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है तो दोस्तों हम लोग डिजीज फ्री रहेंगे। इट्स सो सिंपल। सो द साइंस इज हेल्दी सॉइल लीड्स टू हेल्दी प्लांट्स लीड्स टू हेल्दी ह्यूमंस, राइट। सो एक अच्छा मिट्टी होगा, उससे एक अच्छा प्लांट बनेगा और उससे ह्यूमन भी अच्छे रहेंगे। सो इसके लिए सर्वश्री का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है ये आपको हेल्प करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ने के लिए। अभी बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे हमारा फर्स्ट ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स एंड ह्यूमिक लिक्विड जो है, ये हम लोग खेती से पहले अगर मिट्टी में देते हैं तो दोस्तों हमारा मिट्टी तैयार होता है। ह्यूमस जो जिसमें नाइट्रोजेंस रहते हैं, जिसमें अमाइनो एसिड्स रहते हैं, राइट, बहुत सारा कुछ न्यूट्रिएंट्स ह्यूमस के अंदर रहते हैं और जिससे ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स बनता है, ह्यूमिक लिक्विड बनता है। और ये अगर हम मिट्टी में देते हैं तो दोस्तों ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खाना बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको खाते हैं और सॉइल का पीएच लेवल मेंटेन होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए एक अच्छा जगह मिलता है और वो और भी ग्रो करता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना ग्रो करेगा आपका प्लांट यूं ही बढ़ेगा। उसके बाद प्लांट्स को अभी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ेगा, फिर वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा, तो इसमें एक टाइम टेकिंग मैटर है, इसमें समय लगेगा। तो इसके दौरान हम प्लांट्स को बाहरी तरीके से पोषक दे सकते हैं। तो इसके लिए जैकपॉट है आपके पास, सर्वग्रीन है, मैक्स है, बहुत सारे स्टिमुलेंट है जो प्लांट का ग्रोथ कर सकता है, राइट। और इसके बाद अगर कोई कीड़ा मकोड़ा लगता है, फंगल या बैक्टीरियल डिजीज आता है प्लांट्स में, तो हमारे लिए नीम सॉल्यूशन है, हमारे लिए फंजी है, डॉक्टर गोल्ड है, सुपर गोल्ड है, जिसको ऑर्गेनिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है और इसको इस्तेमाल करने से हम लोग कीड़ा मकोड़ा भी भगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा जो चीज सर्वश्री आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के रूप में दे रहे हैं, इसको अगर हम बारी बारी में इस्तेमाल करते रहें तो जैसा हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा समाज केमिकल मुक्त होगा, हमारा खेत केमिकल मुक्त होगा, 1 से 2 साल के अंदर दोस्तों वो चीज हम लोग कर सकते हैं, गारंटीड हम लोग कर सकते हैं। हमारे खेत में फिर से वो माहौल क्रिएट हम लोग कर सकते हैं और ऐसा हो रहा है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आज भी इधर मौजूद हैं, हमारे राजकुमार सर भी इधर थे, हमारे पार्थप्रतिम सर भी हैं, मैं भी हूं, जो बहुत ज्यादा सजेशन करते हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं, सजेशंस देते हैं कि ये ऐसे इस्तेमाल करो तो आपका बेनिफिट होगा। तो वो कर रहे हैं और बेनिफिट मिल रहा है। हर फ्राइडे को, शुक्रवार को जो टेस्टिमनी का सेशन मैं कंडक्ट करता हूं, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि कितने सारे एग्रीकल्चरल फील्ड से लोग अच्छे अच्छे टेस्टिमनीज दे रहे हैं। इधर महेंद्र जी हैं, इधर महबूब जी हैं। सो महेंद्र जी आज का प्रोग्राम भी देख रहे हैं, पंजाब से हैं और टेस्टिमनी ऑफ द वीक भी रह चुके हैं। सो वो भी अपने गार्डन के लिए, अपने खेत के लिए और दूसरे के खेत के लिए कितना ज्यादा सर्वश्री का ये एग्रीकल्चरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करवा रहे हैं और कर रहे हैं खुद भी, और कितना बेनिफिट उनको मिल रहा है। सो अगर ये प्रैक्टिस हम लोग चालू कर देते हैं दोस्तों, बहुत जल्द ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रैक्टिस है ये शुरू हो जाएगा। और इससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों? पहला जो बेनिफिट होगा, स्टिमुलेट बेनिफिशियल माइक्रोबियल एक्टिविटी। जो मैंने पहले ही कहा, आपके मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाएगा, राइट। सो आपका सॉइल स्ट्रक्चर सही होगा, सॉइल का जो स्ट्रक्चर, जो सॉइल का लेयर्स है वो सही होंगे, ह्यूमस प्रोडक्शन बढ़ेगा आपके सॉइल के अंदर, रूट वाइटलिटी बढ़ेगा, रूट डेवलपमेंट होगा, राइट। जो कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल प्रोडक्ट नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक फार्मिंग वो कर सकते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग, सस्टेन करना, सस्टेनेबल फार्मिंग वो कर सकते हैं, राइट। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा आपके मिट्टी का, सीड जर्मिनेशन होगा बिकॉज हमारे पास सर्वग्रीन है, जिससे हम लोग सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, राइट। एक सीड के अंदर, जो राजकुमार सर से मैंने सीखा कि जो एकदम जो स्टेम होता है उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके अंदर फंगस का इन्फेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं वो सीड में ही वो जर्मिनेशन रह जाता है,
राइट, मतलब वो जर्म रह जाता है और जो जर्मिनेशन होता है सीड का तब वो उधर से ही उसके अंदर घुस जाता है। तो सीड ट्रीटमेंट इज वेरी नीडेड आज के डेट में। तो सर्वश्री आपको सीड ट्रीटमेंट का भी प्रोडक्ट दे रहा है, इको फ्रेंडली, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा, ये गारंटीड है। ये कोई भी कीड़ा मकोड़ा को मतलब बेनिफिशियल कीड़े मकोड़े को नहीं मारेगा, ये एयर पोल्यूशन नहीं करवाएगा, ये वाटर पोल्यूशन नहीं करवाएगा। सो ये इको फ्रेंडली है एंड हेल्दियर प्लांट्स, हेल्दियर पीपल, ये तो मैंने पहले ही कहा। बायोडाइवर्सिटी में मदद करता है, जीव वैचित्रता इसमें भी मदद करता है, सोशल इक्वलिटी में मदद करता है, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, सॉइल इरोशन को कंट्रोल करता है एंड बेटर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। जितने सारे प्राणी हैं जो पेड़ पौधे को खा के जीवित रहते हैं उनके भी हेल्थ सही होगा, उनका भी हेल्थ सही होगा तो हम लोगों का हेल्थ सही होगा। तो इट्स ऑल अबाउट आवर हेल्थ। अगर हम लोगों का हेल्थ सही करना है आपको अभी से अभी एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करना होगा, राइट। सो दोस्तों जल्द से जल्द जितना ज्यादा हम लोग इस प्रैक्टिस का शुरुआत कर पाएंगे दोस्तों उतना जल्दी हम लोग स्वस्थता की तरफ आगे बढ़ेंगे। जितना जल्दी हम लोग सर्वश्री को अपनाएंगे, सर्वश्री के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, ना कि सिर्फ बीवी, ना कि सिर्फ आपका बिजनेस, वो तो बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा। सर्वश्री आपको सारा अपॉर्चुनिटी देके रखे हैं, लेकिन उसी के साथ सर्वश्री का जो दूसरा मिशन है एक हेल्दी इंडिया बनाना, उसके तरफ भी हम लोग कई कदम आगे जा सकते हैं अलॉन्ग विथ आवर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, सारे सेगमेंट के प्रोडक्ट के साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का भी छिड़काव या उसका भी यूज हम लोगों को बढ़ाना होगा। सो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर। एंड जितने सारे किसान भाई भी इधर हैं, आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ लिए होंगे और अभी से अपने खेतों में, एग्रीकल्चरल खेतों में मतलब फील्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग का शुरुआत कर देंगे। एंड विद दैट I like to end my session here. So sabhi ko wish you all the best and over to our host. Right, Sebashish, it was a very wonderful session. Seriously, बहुत ही बेहतरीन जानकारी के साथ। पहले तो बहुत डरा दिया, इतनी सारी चीजें बताई कि जिससे आदमी डर जाएगा। और ऑब्वियसली ये डरना जरूरी भी है क्योंकि डर, इंसान भारत देश में डर के ही काम करता है। डॉक्टर क्या करते हैं, पहले डराते हैं। एब्सोल्युटली, डर के आगे जीत है। डॉक्टर क्या करते हैं, पहले डराते हैं कि दवाई नहीं खाओगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी। और ऑब्वियसली अगर आज SHPL के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये बीमारी कहां पहुंच जाएगी ये हमें भी नहीं पता। बहुत सारी चीजें बताई, भोपाल गैस ट्रेजेडी, कैंसर ट्रेन पंजाब की, और आपने एक और शहर के बारे में बात बताया जो कि बिल्कुल नया था, जो बेसिकली हमारे ही कारण हुआ है, हमारी ही गलतियों के कारण हुआ है। तो अब मौका है गलतियों को सुधारने का, देश को सुधारने का। तो पढ़ लीजिए, जितनी ज्यादा ये नॉलेज आप फैलाएंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप प्रोडक्ट्स बेचकर ही SHPL को आगे बढ़ा सकते हैं, आप नॉलेज देकर के भी SHPL को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू Sebashish फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिली, मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें नई थी और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह एक नए सेशन के साथ। आज के सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी और सितंबर को बेहतरीन बनाने के लिए, इन 30 दिन को बेहतरीन बनाने के लिए इससे बेहतरीन शुरुआत नहीं हो सकती थी। Thank you, Sebashish, once again. Thank you. Namaskar. Thank you.